हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 147। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी में आवर्त सारणी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इस टॉपिक से लगभग सभी शिफ्टों में कुछ ना कुछ प्रश्न बन रहे हैं, तो हम समय खराब नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पर आएंगे। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। इसमें सबसे पहले आपके पास काफी सारे प्रश्न बन रहे हैं डॉबेरिनियर के त्रिक नियम से। डॉबेरिनियर का त्रिक नियम क्या है, इस पर ध्यान दीजिए जरा। डॉबेरिनियर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकरण करने का काम चालू किया, या हम ये कह सकते हैं कि डॉबेरिनियर के द्वारा वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण प्रारंभ हुआ। 1817 में उन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए। देखना जरा, जैसे मान लीजिए पहला तत्व ए है, दूसरा तत्व बी है और तीसरा तत्व है सी। डॉबेरिनियर ने क्या किया था, इन तीन तत्वों के समूह बनाए और उनको कौन से क्रम में रखा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। कौन से क्रम में रखा? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। और उन्होंने ये बताया कि ये जो मेरे त्रिक है ए, बी और सी, ये जो तीन त्रिक है, इनमें पहले तत्व एक का परमाणु द्रव्यमान ए, बी और सी तीन तत्व है। तो उन्होंने बताया कि जो पहला तत्व ए है और जो अंतिम तत्व सी है, इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत ए प्लस सी का औसत मतलब बटे 2, ये जो आएगा ये लगभग बराबर होगा बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के। देखो, लैंग्वेज में मैंने यही लिखा है, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, गलती से भी परमाणु क्रमांक नहीं बोलना है, ध्यान रखना, अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। एग्जाम्पल जैसे हम अगर ले इसके, देखो पहला प्रश्न यही बनता है कि डॉबेरिनियर का कौन सा नियम था, तो आप क्या बताओगे इसके लिए? डॉबेरिनियर का नियम था त्रिक नियम। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि ने कितने तत्वों के समूह बनाए, तो आपका आंसर होगा तीन तत्वों के समूह बनाए। तीसरा प्रश्न आपसे यह पूछ सकता है कि डॉबेरिनियर के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए कथन आपको दे दिया, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। बी पॉइंट आपको दे दिया, परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित कर दिया। और सी पॉइंट दे दिया आपको कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर व्यवस्थित कर दिया। और डी ऑप्शन दे दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो देखो, डॉबेरिनियर ने जो व्यवस्थित किया था परमाणुओं को, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया था। अब अपन बात करते हैं कि डॉबेरिनियर के तीन त्रिक कौन कौन से हैं। ध्यान रखना, अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में यही पूछा जा रहा है कि डॉबेरिनियर के जो त्रिक थे वे कौन कौन से थे। तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि डॉबेरिनियर जो है वो कुल तत्वों में से केवल 3 ही त्रिक बना पाया। 3 त्रिक का मतलब ये हुआ कि डॉबेरिनियर जी ने क्या किया, तीन तत्वों का जो समूह बनाया। ऐसे कुल कितने समूह बने? उनसे केवल 3 ही समूह बन पाए। पहला त्रिक कौन सा है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मतलब डॉबेरिनियर का जो पहला त्रिक है उसमें 3 तत्व कौन कौन से मौजूद है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का जो परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान जिसको हम बोल सकते हैं, वो होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। जब हम पहले तत्व, उनका कथन यही था कि पहले तत्व
और अंतिम तत्व का औसत, देखो यही निकाला गया है। अंतिम तत्व का परमाणु भार 39 और पहले तत्व का परमाणु भार है 7। इनका जब औसत निकाला तो वो आया हमारे पास कितना, 23। और ये लगभग, या मैं कहूं यहां तो बराबर ही आ रहा है, किसके, बीच वाले परमाणु तत्व के परमाणु भार के बराबर आ रहा है। तो पहला त्रिक कौन सा हो गया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पहला तत्व हो गया अपना लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा त्रिक कौन सा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है परमाणु भार है 35.5। आयोडीन का परमाणु भार है 127। जब पहले तत्व और आखिरी तत्व, इन दोनों तत्व का भार निकालेंगे, इन दोनों तत्वों के भार का औसत निकालेंगे, तो वह लगभग बराबर आएगा 80 के। यहां पे जैसे कि आपको दिख रहा है 127 अंतिम तत्व है आयोडीन और प्रथम तत्व है 35.5 क्लोरीन। इनका जो औसत निकाला तो वो लगभग 81.25 आ रहा है, जो लगभग किसके बराबर है, ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर है। और डॉबेरिनियर का जो अंतिम और तीसरा त्रिक है वह है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 है, स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक 88 है और बेरियम का परमाणु क्रमांक 137 है। पहले तत्व कैल्शियम और अंतिम तत्व बेरियम, इनके परमाणु द्रव्यमानों का औसत, मतलब 40 प्लस 137 2 से भाग करेंगे तो अपने पास आ रहा है 88.5 और बीच वाले तत्व का परमाणु भार है 88। तो देखो प्रथम और अंतिम इन दोनों का औसत लगभग बराबर आ रहा है बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर। तो दूसरा प्रश्न आपसे यही पूछता है कि निम्न में से डॉबेरिनियन के त्रिक कौन से हैं। तो आपको 3 त्रिक याद रखने हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। पहला त्रिक ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा त्रिक है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और तीसरा त्रिक है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। देखो जब डॉबेरिनियर ने अपने 3 त्रिक दे दिए तो उनके सामने एक समस्या ये आ रही थी कि वो सभी तत्वों का वर्गीकरण उनके त्रिक के अनुसार नहीं कर सके। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो उनका मतलब ये था कि जितने भी तत्व उस समय मौजूद थे उन सभी तत्वों के त्रिक बनाना संभव नहीं था। त्रिक बनाना संभव नहीं था, अर्थात सभी तत्वों में यह गुण लागू नहीं हो पाया कि पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत बराबर हो दूसरे तत्व के। यह जो नियम है यह सब तत्वों में लागू नहीं हो पाया, या मैं ये कहूं कि डॉबेरिनियर केवल 3 ही त्रिक बना पाए और वो 3 त्रिक कौन कौन से थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। वो वाले 3 त्रिक जो है वो त्रिक ही आपको याद रखने हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि डॉबेरिनियर ने कितने त्रिक बनाए, तो आपको बताने हैं 3 त्रिक बनाए। आपको प्रश्न ये पूछे कि डॉबेरिनियर के नियम में कितने तत्वों का समूह बनाया गया, तो आपको बताना है 3-3 तत्वों का समूह बनाया गया। आपसे प्रश्न ये पूछे कि डॉबेरिनियर का नियम क्या है, तो नियम ये है, अगर कोई तत्व ए, बी और सी 3 तत्व है तो उनमें पहले और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं अपन न्यूलैंड के अष्टक नियम पर। न्यूलैंड का अष्टक नियम, देखो डॉबेरिनियर ने अपना नियम दे दिया, उसके बाद में उसकी कमी भी हमारे पास आ गई। कमी यह थी कि सभी तत्वों पर त्रिक नियम लागू नहीं हुआ। उसके बाद में कुछ समय पश्चात न्यूलैंड साहब ने अपना नई वर्गीकरण किया और उसमें उन्होंने 8 तत्वों के समूह बनाए। तो देखो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या, मैं लिख देता हूं यहां पे हेडिंग।
न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है? देखो न्यूलैंड ने क्या किया, जैसे डॉबेरिनियर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे, वैसे ही न्यूलैंड ने आठ तत्वों के समूह बनाए। और उन्होंने ये कहा, उनका जो मेन फोकस था वो था परमाणु भार। ध्यान रखना, डॉबेरिनियर ने भी परमाणु भार ही लिया था और न्यूलैंड ने भी परमाणु भार ही लिया है। डॉबेरिनियर ने समूह बनाए थे तीन तीन तत्वों के और न्यूलैंड ने समूह बनाए आठ तत्वों के। तो पहला प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि डॉबेरिनियर की वर्गीकरण में कितने तत्वों के समूह बनाए गए, तो आपका आंसर होगा आठ तत्वों के समूह बनाए गए। अब देखो न्यूलैंड ने क्या किया कि 8 तत्वों का जो समूह बनाया उनको संगीत के 7 सुरों से भी कंपेयर कर दिया। संगीत के 7 सुर आप सब लोग जानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। वैसे 7 सुर यही तक होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर नी के बाद में यहां से वापस रिपीट होता है, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरीके से। तो उन्होंने ये बताया कि मैं तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा हूं कि मेरा जो पहला तत्व है उसके गुणधर्म 8वें तत्व से मिलेंगे। जिस प्रकार संगीत से के 7 सुरों में पहला सुर 8वें सुर के समान होता है। अगर मैं 2 नंबर से प्रारंभ करूंगा रे से, तो रे के बाद में भी अगर मैं रे को 1 नंबर मान लेता हूं तो फिर ये 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 में वापस आएगा रे। अर्थात कि आप कहीं से भी शुरू करो, विशेष रूप से देखो मैंने यही लिखा है, यह अक्सर किताबों में लिखा हुआ नहीं होता है, कहीं से भी शुरू करें, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। यह है न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखो न्यूलैंड ने कुछ इस प्रकार की टेबल बनाई थी। अगर मैं लिथियम से प्रारंभ करता हूं, उनका पहला तत्व लिथियम है। अगर लिथियम पहला तत्व है तो दूसरा तत्व है बेरिलियम, तीसरा है बोरोन, चौथा है कार्बन, पांचवा नाइट्रोजन, छठवां ऑक्सीजन, सातवां फ्लोरीन, अब 8वां आएगा सोडियम, फिर 9 नंबर पे आएगा मैग्नीशियम, 10 पे आएगा एल्यूमिनियम, इस तरीके से चलता जाएगा। तो देखो अगर मैं लिथियम से प्रारंभ करता हूं तो लिथियम के बाद में अगला 8वां तत्व आ रहा है सोडियम, अर्थात लिथियम के जो गुण हैं वो सोडियम के समान होंगे। ऐसे ही सोडियम से प्रारंभ करें तो उसके बाद में अगला 8वां तत्व आएगा पोटेशियम। देखो लिथियम को पहला तत्व मान लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां आ गया पोटेशियम। अर्थात लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन तत्वों के गुण एक जैसे हैं, इसलिए इनको इन्होंने एक ही वर्ग में रख दिया। अगर बेरिलियम से प्रारंभ करें और बेरिलियम को अपन पहला तत्व माने तो 8वां तत्व आएगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से चालू करेंगे तो 8वां तत्व आएगा कैल्शियम। देखो बेरिलियम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां सोडियम और 8वां आ गया मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से प्रारंभ करोगे तो 8वां तत्व आएगा कैल्शियम। मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इन तत्वों के गुणधर्म भी कैसे हैं? समान हैं। उसके बाद में बोरॉन से अगर प्रारंभ करें तो बोरॉन से अगला 8वां तत्व आएगा एल्यूमिनियम, कार्बन के अगला 8वां आएगा सिलिकॉन, नाइट्रोजन के अगला 8वां आएगा फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के अगला 8वां आएगा सल्फर और फ्लोरीन के अगला 8वां आएगा क्लोरीन। तो न्यूलैंड ने 8 तत्वों के समूह बनाए थे और उन्होंने कहा था कि जो पहले तत्व के गुणधर्म हैं वो 8वें तत्व के गुणधर्म के बिल्कुल समान पाए गए हैं। तो दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी से पहले
न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं मैंने बता दी है आपको। अब देखो न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं तो हो गई, अब आता है अपना मेंडलीफ का आवर्त नियम। देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है। मेंडलीफ ने क्या किया, अब तक जो डॉबेरिनियर और न्यूलैंड ने अपने वर्गीकरण किया था उनमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। कैसे किया? मेंडलीफ ने पहला तो काम यह किया कि तत्वों के गुणधर्मों को लपेट लिया। इसमें कैसे लपेटा? भौतिक गुणधर्म लिए और कौन से गुणधर्म ले लिए? रासायनिक गुण ले लिए। उनके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब ये होता है रिपीटेड होते हैं, मतलब कि कोई तत्व ए है, इसके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है एक निश्चित अंतराल के बाद में आने वाले किसी बी तत्व के समान होंगे। देखो प्रश्न आपका यहां से बनेगा। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 8 वर्ग है। कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि उस समय किसी भी प्रकार की अक्रिय गैस, जिसको अपन बोलते हैं नोबल गैस, जो किसी से क्रिया नहीं करती, नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या कहता है? तत्वों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है? 8 वर्ग है। चलो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि अब तक जो वैज्ञानिक आए थे उनके हमारे पास केवल 2 पॉइंट थे। एक तो पॉइंट ये था कि हमें उनका नियम पता था, उन्होंने क्या कहा था, और दूसरा हमको ये पता था कि उनकी कमियां क्या थी। लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया? अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए क्या गिना दी? अपनी उपलब्धियां गिना दी। जैसे कि पहली उपलब्धि, मेंडलीफ ने उन तत्वों के लिए आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जो अभी तक खोजे नहीं गए थे। जैसे आपको पता है कि न्यूलैंड ने क्या कहा था कि वर्तमान में 56 तत्व हैं और 56 तत्वों के बाद में किसी प्रकार के तत्व की खोज नहीं होगी। परंतु मेंडलीफ ने क्या किया? उस कमी को छुपाने के लिए केवल एक लाइन और जोड़ दी कि मैंने कुछ खाली स्थान छोड़ दिए हैं, जब भविष्य में किसी तत्व की खोज होगी तो उसको इस स्थान पर रख दिया जाएगा। दूसरी विशेषता यह थी कि मेंडलीफ के समय, आप ये ध्यान रखना, मेंडलीफ के समय 63 तत्व खोज लिए गए थे। कितने तत्व? 63 तत्वों की खोज कर ली गई थी। 63 के 63 तत्वों को उन्होंने वर्गीकृत कर लिया, मतलब सारणी में व्यवस्थित कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने देखो इसी लाइन को और चेंज कर दिया और क्या बोला कि कुछ ऐसे तत्वों की भी भविष्यवाणी करी जिनकी खोज अभी बाकी थी। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने इस प्रकार कोई टेबल बनाई। टेबल में क्या किया? जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से पहले ऐसा कोई तत्व सेट ही नहीं हो पाया जो यहां व्यवस्थित हो जाए, तो उन्होंने इस स्थान को क्या कर दिया? खाली छोड़ दिया। और क्या बोला कि भविष्य में यहां पे कोई तत्व खोज लिया जाएगा। बड़ी बात यह थी कि मेंडलीफ ने इस खाली स्थान वाले तत्व का, जिसकी उस समय खोज भी नहीं हुई थी, नाम भी बता दिया, भविष्यवाणी भी कर दी। और नाम कैसा बताया कि अगर इसके बाद में एल्यूमिनियम है तो इस खाली स्थान वाले तत्व का नाम होगा एका एल्यूमिनियम। क्या नाम होगा? एका एल्यूमिनियम। मान लो बोरोन है
तो बोरोन से पहले वाले तत्व का नाम बता दिया एका बोरोन। क्या बता दिया? एका बोरोन। तो उन्होंने क्या किया, जो एका शब्द है वो तत्व के नाम से पहले लगा करके भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों का नामकरण भी कर दिया। हालांकि वर्तमान में जो तत्व खोजा गया है उसका नाम एका एल्यूमिनियम नहीं है, परंतु ऐसी उन्होंने कल्पना करी। जब उत्कृष्ट गैसों की खोज की गई तो उन्हें क्रम को भंग किए बिना एक नए समूह में रखा गया। ध्यान रखना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कुछ दिनों बाद में ही किसकी खोज कर ली गई थी? उत्कृष्ट गैसों की या फिर नोबल गैसों की। और नोबल गैसों के लिए एक बिल्कुल ही नया समूह बना करके उनको व्यवस्थित कर दिया। तो पिछले की जो व्यवस्था थी उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करी गई। अगला इनकी जो उपलब्धि थी वो ये थी कि किसी तत्व द्वारा निर्मित हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रकोश के वर्गीकरण के लिए एक तत्व के मूल गुणों में से एक माना जाता था। कहने का मतलब यह है, थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल लगेगी आपको, मैं आपको शुद्ध साधारण शब्दों में समझाता हूं। मेंडलीफ ने अपनी जो वर्गीकरण किया उसमें एक तो लिए थे हाइड्राइड, तत्वों के क्या लिए थे? एक तो हाइड्राइड और एक लिए थे ऑक्साइड। एक प्रश्न यहां से बनेगा, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि मेंडलीफ के वर्गीकरण का मूल आधार क्या था। तो अगर ऑप्शन में दिया जाए कि परमाणु भार, तो आपको परमाणु भार ही टिक करके आना है। अगर परमाणु भार नहीं लिखा हो, उसकी जगह लिखा हो हाइड्राइड और ऑक्साइड, तो हाइड्राइड और ऑक्साइड ही सही होगा। इनमें से इसने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के सुधार में मदद की। ये वैसे कोई कमी या उपलब्धि अपन नहीं बता सकते, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष मतलब उनकी कमियां क्या थी? पहली कमी यह थी कि जो उनकी टेबल थी उसमें कई बार परमाणु भार के आरोही क्रम का पालन नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा था? देखो, मेंडलीफ का जो नियम था, उन्होंने ये कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है, रासायनिक गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे ही भौतिक गुणधर्म बदलेंगे, लेकिन एक नियत समय अंतराल के बाद में उनके गुणधर्मों में समानता मिलेगी। लेकिन परमाणु भार का जो आरोही क्रम है उसकी व्यवस्था कई बार बिगड़ गई। दूसरी जो मेंडलीफ की कमी थी वो ये थी कि समस्थानिक के परमाणु भार भिन्न भिन्न होने पर भी उन्हें एक ही स्थान पर रखा गया। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु भार तो अलग अलग होते हैं और परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? समान होते हैं। उनको बोलते हैं अपन क्या? परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? समान होते हैं। परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? समान होते हैं। अगली कमी यह थी कि मेंडलीफ ने गुणों के आधार पर हाइड्रोजन को क्षार धातु व हेलोजन को दोनों उपवर्गों में स्थान दिया। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन के कुछ गुण ऐसे थे, मतलब हाइड्रोजन का मूल कमी आप यह कह सकते हो, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए। कौन? मेंडलीफ निश्चित नहीं कर पाए। कैसे? हाइड्रोजन जो है उसके कुछ गुण तो मिलते हैं क्षार धातुओं से, मतलब पहले वर्ग से, और इसी हाइड्रोजन के कुछ गुण मिलते हैं हेलोजनों से। कुछ गुण मिलते हैं क्षार धातुओं से, कुछ गुण मिलते हैं हेलोजनों से।
तो इस हाइड्रोजन को कहां रखा जाए, हाइड्रोजन को कहां रखा जाए, पहले वर्ग में रखें या फिर हैलोजन तत्वों के साथ रखें। तो अगली कमी यही थी कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित कर पाए। उसके बाद में आते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइडों को आवर्त सारणी में कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया। अब ये लैंथेनाइड क्या होते हैं और ये एक्टिनाइड क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद में ये अपने पास एक अच्छा टॉपिक आने वाला है। आपको बता दूं सिंपल, अभी लैंथेनम के बाद आने वाले सभी तत्वों को अपन बोलते हैं लैंथेनाइड, और एक्टिनियम के बाद जो तत्व आते हैं उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड। तो एक कमी ये भी थी कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है उनको कोई स्थान नहीं दिया गया, और दूसरा कारण था कि आवर्त सारणी में ये भी कोई कारण नहीं कह सकते, इसको अपन हटा दो। आप इसको, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप हो रखा है, इसको आप नहीं पढ़े तो ठीक है। देखो दोस्तों, अब आता है मूल जो वर्तमान में चल रही है वह आवर्त सारणी, जिसको हम बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। आपको इसके बारे में क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले ये किसने दी थी, यह आधुनिक आवर्त सारणी दी थी हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने बनाई थी ये आवर्त सारणी। तो पहला तो आपको यही ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने दिया, तो आधुनिक आवर्त सारणी दी थी हेनरी मोजले ने। दूसरी बात, आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, बहुत इजी है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में न्यूलैंड ने क्या कहा था, सॉरी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजले ने क्या कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, या आप परमाणु संख्या के स्थान पर आप परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हो। चलते हैं आगे। आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, उनकी बात करते हैं। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हम हर एक आवर्त, हर एक समूह के अलग अलग गुण हैं, उनको हम विस्तार से किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम ग्रुप डी के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना है, जहां जहां से प्रश्न बन रहे हैं अब तक की शिफ्टों में, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने स्तंभ है, ध्यान रखना 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ऐसे जो खड़े कॉलम है वो कितने हैं, पूरे 18 है। और 7 ऐसी लाइनें हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, आवर्त है। बाएं से दाएं की ओर 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, आवर्त है। तो 18 तो स्तंभ है और 7 क्या है, आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन कौन सी उपधातुएं शामिल है, मतलब कुल वर्तमान में इतनी ही उपधातुएं हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। 1 2 3 4 5 6 और 7 उपधातुएं आधुनिक आवर्त सारणी है। एक बार मोटे मोटे से आप इस आधुनिक आवर्त सारणी पर गौर कर लीजिएगा। आपको मैं इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं। देखो, पहला तत्व जो है इसमें सारी क्षार धातुएं हैं। आपको बेसिक ही ध्यान रखना है। अभी इसमें कौन सी धातुएं हैं, क्षार धातुएं पाई जाती है। मतलब पहले तत्व, पहले वर्ग में जब पूरे 18 स्तंभ है, 18 स्तंभों में से पहले स्तंभ में जो तत्व मौजूद है उनको हम बोलते हैं क्षार धातुएं। दूसरा वर्ग जो है या दूसरा स्तंभ जो है उसमें उपस्थित तत्वों को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। कौन सी धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। आपके पास बार बार पीछे शब्द आ रहा था उत्कृष्ट गैसें। 18वें वर्ग में जो तत्व मौजूद है उन्हें बोलते हैं उत्कृष्ट गैस।
उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, हेलोजनों का भी नाम आपको सुना होगा। 17वें वर्ग में जो तत्व मौजूद हैं उन्हें बोलते हैं हेलोजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग लाइनों से या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से किन तत्वों को अलग किया गया है, या ये कहें कि जिगजैग रेखा पर कौन से तत्व मौजूद हैं। तो यहां पर है ये सारी की सारी उपधातुएं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सब कौन है? उपधातुएं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। देखो यहां 57 नंबर है, यहां लैंथेनम आता है। लैंथेनम के बाद में है हाफनियम, टेंटेशियम, टंगस्टन, ये सब कुछ, ये है लैंथेनॉइड। ये सारे सॉरी ये लैंथेनम नहीं आएंगे दोस्तों। लैंथेनम के बाद जो तत्व आ रहे हैं, देखो 58 से लेकर 57 नंबर पे अपना है लैंथेनम। सत्तावन नंबर पे कौन है अपना? लैंथेनम। इसके बाद में कौन आ रहे हैं? परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक जो तत्व है उनको हम क्या बोला करेंगे? लैंथेनाइड। ऐसे ही एक्टिनाइड किसको बोलते हैं? 89 पर आता है एक्टिनियम। 89 पर कौन आता है? एक्टिनियम। और 89 के बाद में परमाणु क्रमांक 90 से लेकर परमाणु क्रमांक 103 तक जो तत्व मौजूद है उनको बोलते हैं हम एक्टिनॉइड। तो एक प्रश्न यह बन सकता है कि लैंथेनॉइडों का परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक उपस्थित है? तो आप बताओगे 58 से लेकर 71 तक। एक्टिनाइडों का परमाणु क्रमांक है 90 से लेकर 103 तक। ये जो बीच में तत्व है, एक बात और बता दूं मैं आपको, शुरू के 2 स्तंभों को बोलते हैं एस ब्लॉक, अंतिम 6 स्तंभों को बोलते हैं पी ब्लॉक, बीच में 10 स्तंभ मौजूद हैं इनको बोलते हैं डी ब्लॉक, और जिन अंतिम 2 वर्गों में लैंथेनाइडो और एक्टिनाइडो को रखा गया है उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, अब ये एसपीडीएफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं, ये सब कुछ इतना सारा क्या है, तो इनके बारे में हम एक अलग से विस्तृत वीडियो में केवल इसी टेबल की बात करेंगे, इसी तत्वों की बात करेंगे, इन तत्वों के गुणधर्मों की बात करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए, ये जो डी ब्लॉक के तत्व है इनका एक और नाम है, और वो नाम क्या है? याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या जिसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। ठीक है, एस ब्लॉक में सभी धातुएं हैं। हाइड्रोजन एक अपवाद है जिसके गुणधर्म पहले वर्ग से भी मिलते हैं और 17वें वर्ग से भी मिलते हैं। पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। इसी प्रकार